नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य की जिसके बनने की कहानी किसी महागाथा से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की और देखेंगे कि कैसे ढेरों रियासतों के एक पेचीदा ताने बाने को जोड़कर आज का ये शानदार राज्य बनाया गया। सवाल बहुत बड़ा था। सोचिए, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के नेताओं के सामने ये एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। उस वक्त जिसे राजपूताना कहा जाता था, वो असल में टुकड़ों में बटा हुआ था। एक दो नहीं, पूरी 19 रियासतें थीं और हर एक की अपनी अलग दुनिया थी। अपना राजा, अपना इतिहास और हाँ, अपनी अपनी ख्वाहिशें। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन रियासतों के अलावा 3 ठिकाने भी थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। ये समझ लीजिए कि रियासतों के अंदर ही छोटी छोटी एक तरह से आधी आज़ाद जागीरें थीं। और इन सब के ऊपर एक इलाका ऐसा था, अजमेर मेरवाड़ा, जिस पर सीधे अंग्रेजों का शासन था। तो इतनी सारी चीजों को एक साथ लाना वाकई एक बहुत बड़ी पहेली थी। चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो ये जो पूरा इलाका था, ये कोई एक जैसा नहीं था। इसमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ तो थे सदियों पुराने राज्य और दूसरी तरफ वो रियासतें जो कुछ ही समय पहले बनी थीं। देखिए, एक तरफ मेवाड़ जैसी रियासत जिसकी नींव 565 ईस्वी में रखी गई थी, मतलब हजारों साल पुरानी, और दूसरी तरफ झालावाड़ जिसे अंग्रेजों ने ही बनाया था। कोई क्षेत्रफल में बहुत बड़ा जैसे जोधपुर, तो कोई आबादी में जैसे जयपुर, और फिर शाहपुरा जैसी रियासतें भी थीं जो दोनों ही मामलों में काफी छोटी थीं। तो असली सवाल यही था कि इतने सारे विरोधाभासों को एक धागे में कैसे पिरोया जाए। तो इस मुश्किल काम को पूरा करने के लिए एक नया विभाग बनाया गया। जुलाई 1947 में बना रियासती विभाग, और इसकी कमान सौंपी गई आधुनिक भारत के एक ऐसे शख्स को जो चट्टान जैसे इरादों के लिए जाने जाते थे। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके साथ थे सचिव वीपी मेनन। सरदार पटेल ही इस पूरे एकीकरण की असल ताकत थे, इसके मुख्य आर्किटेक्ट। ये जो कहावत है ना, ये उनके काम करने के तरीके को बिल्कुल सही बयां करती है। उनके जबरदस्त इरादों और सियासी समझ की वजह से ही लोग उनकी तुलना जर्मनी को एक करने वाले बिस्मार्क से करते थे। दोनों ने ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अब देखिए, रियासती विभाग ने एक सीधा सा नियम बना दिया। अगर किसी रियासत को आज़ाद रहना है तो उसकी 2 शर्तें थीं। कम से कम 10 लाख की आबादी हो और सालाना आमदनी 1 करोड़ रुपए। और पता है, उस समय के राजस्थान में सिर्फ 4 रियासतें ही थीं जो इन शर्तों को पूरा करती थीं: बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। लेकिन ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा था। ये तो एक जबरदस्त सियासी ड्रामा था। कई राजा महाराजा थे जो इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, अपने अपने हित थे। हर कोई एक साथ आने को तैयार नहीं था। जोधपुर और टोंक जैसी रियासतें तो पाकिस्तान के साथ जाने की सोच रही थीं। वहीं दूसरी तरफ अलवर, भरतपुर और धौलपुर जैसे इलाके, जहां की बोली यूपी से मिलती जुलती थी, वो उत्तर प्रदेश में शामिल होने के बारे में सोच रहे थे। ये दिखाता है कि ये फैसले लेना कितना मुश्किल था। जब बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत किए तो उन्होंने कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इस एक लाइन से उस दौर के शासकों की हिचकिचाहट और बेबसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इतनी सारी मुश्किलों के बीच इस पहेली को सुलझाया कैसे गया? इसका हल निकाला गया एक बहुत ही सोची समझी योजना से। ये थी 7 चरणों की एक प्रक्रिया जिसमें करीब करीब 1 दशक लग गया। चलिए एक एक करके इन चरणों को देखते हैं। तो ये है वो पूरा रोड मैप। मार्च 1948 से शुरू होकर एक एक करके इन 7 चरणों में राजस्थान को उसका आज का स्वरूप मिला। हर एक चरण में पहेली के कुछ और टुकड़े अपनी जगह पर आकर जुड़ते गए। तो शुरुआत हुई 1948 में। पहले चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया। फिर दूसरे चरण में दक्षिण और पूरब की 9 रियासतों को मिलाकर पूर्व राजस्थान बना। और तीसरा चरण एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, जब ऐतिहासिक रियासत उदयपुर भी इसमें शामिल हो गई और बना संयुक्त राजस्थान। अब आता है सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़। 30 मार्च 1949 को वो 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर भी इस संघ में शामिल हो गईं। बस इसी के साथ वृहद राजस्थान का गठन हुआ
और आधुनिक राजस्थान की नींव रखी गई और जयपुर को बनाया गया नई राजधानी। इसके बाद के जो चरण थे वो एक तरह से अंतिम रूप देने जैसे थे। 5वें चरण में मत्स्य संघ का भी वृहद राजस्थान में विलय हो गया। फिर छठे चरण में सिरोही को जोड़ा गया, हालांकि आबू और दिलवाड़ा को उस वक्त छोड़ दिया गया था। और आखिर में 7वें चरण में अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, दिलवाड़ा और कुछ दूसरे इलाकों को भी शामिल कर लिया गया। और इस तरह सालों की मेहनत और बेहद पेचीदा बातचीत के बाद ये प्रक्रिया आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंची। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। इस पूरे काम में पता है कितना समय लगा? पूरे 8 साल, 7 महीने और 14 दिन। तो ये सफ़र जो मार्च 1948 में मत्स्य संघ से शुरू हुआ था और मार्च 1949 में वृहद राजस्थान के बनने से जिसने रफ्तार पकड़ी, वो आखिरकार 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। इसी दिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ और हमें मिला हमारा आज का राजस्थान। और ये सिर्फ नक्शे का बदलना नहीं था, ये शासन के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। राज प्रमुख का जो पद था, जो राजाओं को दिया जाता था, उसे खत्म कर दिया गया और उसकी जगह राज्यपाल की नियुक्ति होने लगी, जैसा कि आज होता है। ये एक राजशाही व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और अंत में ये सवाल जरूर मन में आता है कि अगर ये सब नहीं हुआ होता, अगर एकीकरण की ये जबरदस्त कोशिश नाकाम हो जाती, तो आज ये इलाका कैसा दिखता? शायद छोटे छोटे आपस में मुकाबला करते राज्यों का एक बिखरा हुआ नक्शा। ये सोचना ही हमें उस दूरदर्शिता और मेहनत का एहसास कराता है जिससे वो राजस्थान बना जिसे आज हम सब जानते हैं।